everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to this week's weekly wrap up. तो इस हफ्ते के वीडियो में हम ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे which is with regard to April 6 से आज के दिन April 12 से important articles जो थे. We're going to have a quick revision of the same. So let's start with the first article. पहला जो आर्टिकल है we've seen हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह, he has announced e-surveillance system. और ये जो e-surveillance system है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम. सर्वेलेंस का मतलब है देखना, टू अंडरस्टैंड एनी थ्रेट्स दैट आर कमिंग. कोई मिलिटेंट्स तो पास नहीं हो रहा है इंडिया की तरफ या कोई टनल्स तो नहीं है, तो ये पूरा छानबीन कर रहा है, सर्वेलेंस कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मेथड से. एंड ये कौन से बॉर्डर पे हो रहा है? दिस इज हैपनिंग अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर. तो ये हमको याद रखना है, ये पाकिस्तान बॉर्डर पे वी हैव द ई-सर्वेलेंस सिस्टम. ये मदद करेगा टू मॉनिटर एनिमी एक्टिविटी, इमीडिएटली थ्रेट्स को रिस्पॉन्ड करने में, एज वेल एज जो अंडरग्राउंड टनल्स है इसको आइडेंटिफाई और उसको खत्म करने के लिए ये काम करेगा. अगर हम पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें, कौन से स्टेट्स यहाँ पे शेयर करते हैं? वी हैव यू कैन सी, सॉरी वंस अगेन, या द स्टेट्स दैट वी कैन सी इज लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात. यानी कि 2 यूनियन टेरिटरीज और 3 स्टेट्स पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं. कौन सा ये अगर हम बात करें विच इज द लाइन और द डिमार्केशन बिटवीन द 2 कंट्रीज, इट इज कॉल्ड एज द रैडक्लिफ लाइन. ये है बाउंड्री बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान. अप्रोक्सीमेटली 3,323 किलोमीटर्स का ये बॉर्डर शेयर करते हैं. और कौन से फोर्सेज यहाँ पे तैनात है? द फोर्सेज आर द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज and the Indian Army. Let's proceed to the next article. अगला जो आर्टिकल है it is with regard to हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, she has visited 2 countries this week which is Portugal and Slovakia. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज ऐसा कोई प्रेसिडेंट पहले हम देखते हैं 30 इयर्स पहले गए थे. ओके, के नारायण. सो ये जो हम देख रहे हैं, लेट्स सी विद रिगार्ड टू व्हिच इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट वी हैव टू नो फॉर पोर्चुगल एंड स्लोवाकिया. पोर्चुगल की बात करें, द प्रेसिडेंट इज मार्सेलो रिबेलो डे सूजा, पीएम या प्राइम मिनिस्टर है लुइस मॉन्टेनेग्रो एंड इसका जो कैपिटल है लिस्बन. वी नो पोर्चुगल के साथ हमारे टाइज पहले से हैं. वी टॉक अबाउट द कॉलोनियल टाइम बिकॉज वी नो ये कॉलोनियल जो यूरोपियंस आई थी, राइट. पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया और पहला जो इंसान है वो है वास्को ड गामा. वास्को ड गामा आए थे 1498 में थ्रू द सी रूट इन द प्लेस कॉल्ड कैलिकट, राइट. तो आपको ये इंफॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री से लिंक करके, राइट. उसके अलावा हम देखते हैं पोर्चुगल जो है ऐसी पहली यूरोपियन कंट्री है जिससे हमने साइन किया है मोबिलिटी एंड माइग्रेशन अग्रीमेंट. या मोबिलिटी और माइग्रेशन अग्रीमेंट क्या है? ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में बिजनेसेस का आदान प्रदान, स्टूडेंट्स का एक्सचेंज, या अगर हम कंपनीज एंड रिसर्चर्स, ये सब जो मूवमेंट होता है ये बहुत स्विफ्ट हो. सो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के साथ है. पोर्चुगल वाज द फर्स्ट कंट्री दैट वी हैड सच एन अग्रीमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्लोवाकिया की बात करें, हु इज द प्रेसिडेंट? इट इज पीटर पेलेग्रिनी एंड प्राइम मिनिस्टर है रॉबर्ट फिको. द कैपिटल ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन इज ब्राटिस्लावा. तो ये हमने देखा विद रिगार्ड टू द पोर्चुगल एंड स्लोवाकिया जहां पे द्रौपदी मुर्मू जी गई हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू रशिया. रशिया ने इनवाइट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर को यानी कि पीएम मोदी फॉर May 9th विक्ट्री डे परेड. अब ये क्या है May 9th विक्ट्री डे परेड? व्हाट इज इट सो ऑस्पिशियस फॉर रशिया? तो अगर हम बात करें, ये विक्ट्री डे परेड इज द यू कैन से द इवेंट जहां पे रशिया वन ओवर जर्मनी. ठीक है, रशिया जर्मनी के अगेंस्ट विन हो गई थी. कहां पे, कब? वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान. तो जर्मनी ने फुल सरेंडर किया था May 9th को और ये May 9th 1945 में हुआ था.
सो इस विक्ट्री को ये सेलिब्रेट करते हैं हर साल ऑन May 9th. Now why is this year particularly important? Because हम 1945 की बात करें and currently we are in 2025. तो कितने साल पूरे हुए इस इवेंट को? Yes, 80 years. तो ये 80th एनिवर्सरी होता है इस पर्टिकुलर विक्ट्री के विक्ट्री अगेंस्ट जर्मनी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू. वर्ल्ड वॉर टू में वी सॉ द टू पार्टिसिपेंट्स दैट वर पार्टिसिपेटिंग, विच इज एलाइज और द एक्सिस पावर्स. एलाइज या दो अलाइड पावर्स जो है इसमें रशिया, यूके, यूएस, फ्रांस, राइट, ईस्ट कंट्रीज मेनली आर इन्वॉल्व. तभी रशिया नहीं था, तभी वी कॉल्ड इट द यूएसएसआर, राइट. और एक्सिस में कौन था? वी हैड प्राइमरीली जर्मनी, इटली एंड जापान. तो हम देखते हैं कि कौन जीतता है इन द वर्ल्ड वॉर टू. वी हैव द एलाइड पावर्स who win this particular war and this is a event that they celebrate as Victory Day Parade. तो इन्होंने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है. We see हमारे प्राइम मिनिस्टर had visited recently, लास्ट ईयर गए हैं रशिया 2 इवेंट्स पे. फर्स्टली ब्रिक्स समिट के दौरान, सो देयर वाज 16th ब्रिक्स समिट जो हुआ था कजान में, और कजान कहाँ पे है? रशिया में है. इनके अलावा वो मॉस्को में भी गए थे बिकॉज वहाँ पे रशिया इंडिया का एक समिट हुआ था, 22nd रशिया इंडिया समिट. तो इन 2 इवेंट्स में लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर गए थे. दिस ईयर इट इज डाउटफुल अगर वो जाएंगे या वो किसी और को भेजेंगे, किसी और मिनिस्टर को भेजेंगे जैसे कि राजनाथ सिंह. दीज आर द टॉक्स दैट आर करंटली हैपनिंग. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड नेपाल. तो दोनों कंट्रीज के सुप्रीम कोर्ट ने, अपेक्स कोर्ट्स ने क्या किया है? एक अग्रीमेंट साइन की है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है. एंड ये जो मेमोरेंडम है ये क्या एनेबल करता है? इट एम्स टू इंश्योर फॉर्मल मैकेनिज्म्स ताकि हम जुडिशियल एक्सचेंजेस कर सके, कोई नया डेवलपमेंट शेयर कर सके. इसके अलावा जॉइंट रिसर्च, ट्रेनिंग, सेमिनार्स कंडक्ट करना ऑफ द वेरियस जजेस. इसके अलावा वी ऑल्सो आर लुकिंग आफ्टर द चैलेंजेस, मॉडर्न डे चैलेंजेस होती है एज वेल एज जुडिशरी से लेके चैलेंजेस होती है. माने कि जुडिशियल डिलेस होते हैं, अगर हम देखते हैं डिजिटाइजेशन के रीजन, या जो चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है बिकॉज द वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग. तो इन रिलेटेड जो टॉपिक्स पे डिस्कशन और चर्चा होगी थ्रू दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. हमने देखा है हमारा मेरे जो CGI है संजीव खन्ना, right, Justice Sanjeev Khanna. So we see that he has lauded नेपाल कि नेपाल ने अच्छा काम किया है और नेपाल से भी हमको बहुत कुछ सीखने मिला है. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 377 हमने देखा था, इसको हमने डीक्रिमिनलाइज किया है, राइट. दिस वाज सेक्शन 377 व्हिच यूज्ड टू क्रिमिनलाइज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन पीपल ऑफ द सेम सेक्स. तो ये नेपाल ने एक्चुअली बंद किया था और उसी से हम सीख लेके हमने भी ये डीक्रिमिनलाइज किया है, दैट इज द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन पीपल ऑफ द सेम सेक्स. इसके अलावा हम देखते हैं नेपाल ने अच्छा काम किया है विद रिगार्ड टू इकोसाइड. इकोसाइड की बात करें, व्हाट इज इकोसाइड? इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 वर्ड्स, इको और साइड. इको का मतलब है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड, इकोसिस्टम से रिलेटेड. सो विद रिगार्ड टू डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें, इसमें नेपाल ने बहुत बढ़िया काम किया है. दे इन्वॉल्व दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसाइड. जैसे हम होमोसाइड की बात करते हैं, राइट, किलिंग ऑफ समबडी. सो दिस इज टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन. दैट ऑल्सो शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज के दौर पे हम गुजर रहे हैं. सो इस बेसिस पे भी हम देखते हैं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंट्रीज शुड कंसिडर. Apart from that, Nepal has also seen a lot with regard to India, has learned a lot from India. जैसे कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट्स ने एक लॉन्च किया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया था केशवानंद भारती जजमेंट के दौरान. 13 जज बेंच की ये केस था 1973 में. सो उसमें वी सी दैट सुप्रीम कोर्ट हैड अनाउंस अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर के ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे विद रिगार्ड टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर्स. ऑल ऑफ दीज आर लाइक अराउंड 20 पॉइंट्स विच इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट हैज बीन इवॉल्व्ड थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स. तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हो बट ये जो 20 पॉइंट्स हम बता रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के जो पॉइंट्स हैं, ये तुम
अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये अफेक्ट किया तो ये लॉ नहीं बन सकता। सो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। वट एवर लॉज द पार्लियामेंट मेक्स, इसको इंश्योर करना है कि ये इन पॉइंट्स के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो लॉ जो है वो इनवैलिड होता है, वो वॉइड होता है, नल होता है। दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो है इट हैज बीन लर्न्ड फ्रॉम नेपाल एज वेल। तो ये पूरा हमने देखा बिटवीन नेपाल एंड इंडिया सुप्रीम कोर्ट्स के बेसिक इंफॉर्मेशन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी के बारे में। तो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो है वी सी दैट बांग्लादेश के साइड से इसको हमने खत्म किया है। वी हैव क्लोज दिस ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी। व्हाट इज अ ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी? ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी वो पॉइंट होता है जहां पे हम देखते हैं कि बांग्लादेश के गुड्स अलाउड है इंडिया में और इंडिया उसको शिपिंग करती है, इंडिया उसको एक्सपोर्ट करती है टू वेरियस नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड सो ऑन। तो अभी ये जो फैसिलिटी है जहां पे हम दूसरे कंट्रीज में इसको बेचते हैं बांग्लादेश के गुड्स, ये हमने अभी बंद किया है। अभी बंद क्यों किया है? हमारे लोग कह रहे हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक डिलेस हो रहा है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे ज़्यादा टाइम ले रहा है और ज़्यादा खर्चा हो रहा है बिकॉज डिले हो रहा है। तो ये बहुत ट्रैफिक कंजेशन, गुड्स के कंजेशन की वजह से ये हमने एक निर्णय लिया है। बट देयर वाज अनदर इंसिडेंट जैसे हम देखते हैं क्या हो रहा है इज बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर जो है मोहम्मद यूनिस, तो ये गए थे चाइना में और चाइना में उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट के बारे में कि नॉर्थ ईस्ट का गार्डियन जो है ओशन रीजन में ये हम हैं, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट जो है एक लैंडलॉक्ड रीजन है ना, तो उनके लिए हम ही एक पानी का बॉर्डर होते हैं। सो ये ऐसे ऐसे बातें उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में कही थी चाइना में, जिसके कारण हम ऑफ कोर्स दुखी हो गए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट तो हमारा ही रीजन है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप इसका गार्डियन हो। तो ये सब भी हुआ था, क्रिटिसाइज किया था आसाम के चीफ मिनिस्टर में। सो दिस कुड बी अ रिटेलिएशन फॉर द पॉइंट्स ही सेड ऑन दैट, बट ये हमारे स्पोक्समैन है, ये सर नहीं दिस इज ओनली लॉजिस्टिक इशू दैट वी आर डूइंग इट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्विकली। कौन से हैं स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा एंड सिक्किम। ये है स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। दूसरे कंट्रीज के साथ उनका जो बॉर्डर है ये काफी लगता है, जैसे बांग्लादेश के साथ है 1500, चाइना के साथ 1300 प्लस, म्यांमार के साथ 1600। सो देयर आर लॉट ऑफ land boundary that they share with other countries, but with mainland India या with the rest of India, ये जो north east है it only has about 22 kilometers का strip। मतलब इंडिया से जो बॉर्डर है उसका इट इज ओनली अ 22 किलोमीटर स्ट्रिप विच इज कॉल्ड एज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या इसको हम कहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर। सो दिस इज ऑल्सो अनदर नेम फॉर इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में, इट विल बी इजियर टू रिमेंबर। ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन, राइट, एंड विद द मेनलैंड इंडिया, विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो कनेक्शन है इट इज बेयरली 22 किलोमीटर्स और इसको हम कहते हैं चिकन्स नेक। Okay, because like the size of a neck, very very tiny, 22 kilometers only. But दूसरे countries के साथ इनका जो border है काफी लगता है। So that is why we see here it is considered as criticizing our own region, criticizing our policies, और ये बांग्लादेश जो किया है हमको ये पसंद नहीं आया। तो ये हमने देखा है चिकन नेक। प्लीज गो थ्रू द मैप once again, see with regard to which other states किस countries से लगता है, because ऐसे आपको questions ALIT और दूसरे एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। Alright, let's proceed to the next question, to the next article. Firstly, ये एक रिसर्च के बारे में है with regard to एम्स। तो एम्स के दिल्ली रिसर्चर्स ने यहाँ पे एक ब्लड टेस्ट के दौरान दे हैव एबल टू मॉनिटर सर्विकल कैंसर का ट्रीटमेंट। ये डिटेक्ट करता है कि क्या कैंसर जो है ये कम हो रहा है, ये रिलैप्स हो रहा है, ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसका ट्रीटमेंट पता चलने के लिए बस केवल एक ब्लड टेस्ट की आवश्यकता है। सो दिस इज अ वेरी गुड केस, दिस इज अ वेरी गुड रिसर्च दैट वी टॉक अबाउट, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इकोनॉमिकल, है ना। जैसे आप ब्लड टेस्ट करते हो बस वही करना होता है अगर तुमको पता चलता है कि इफ द कैंसर ट्रीटमेंट इज वर्किंग और नॉट, राइट। अदरवाइज देयर आर सो मेनी टेस्ट, बहुत पेनफुल होता है। सो दिस इज सिंपल एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन लॉडेड। तो अगर हम देखते हैं क्या होता है, कौन से ये सर्विकल कैंसर के बारे में। सर्विकल कैंसर का एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है
इट इज HPV. HPV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ओके, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. सो नाउ वी सी दैट ये जो DNA फ्रेगमेंट है, अगर हम बात करें DNA फ्रेगमेंट्स, ओके, इसमें डिटेक्शन करते हैं. जैसे ब्लड सैंपल लेते हो, ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स करते हो, ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें आप सर्कुलर DNA का ये करके यू चेक फॉर द लेवल ऑफ दिस HPV DNA फ्रेगमेंट. आप देखते हो इसके लेवल्स. तो अगर ये लेवल ज़्यादा है दैट मीन्स कैंसर इतना ये ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. लेकिन अगर ये कम है दैट मीन्स दिस इज गुड. ओके, बिकॉज एक हेल्दी वुमेन में ये HPV जो लेवल होता है, DNA फ्रेगमेंट का लेवल होता है, ये कम होता है. सो दैट इज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट सर्विकल कैंसर, दिस इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन. सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन. ओके, एंड फर्स्ट कॉमन हमने ऑलरेडी देखा है. फर्स्ट इज ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन women. तो ये हमने देखा है with regard to the AIIMS research. इसके अलावा हमारे इंडिया ने हमने एक इंडिजीनियस वैक्सीन भी बनाया है सर्विकल कैंसर के खिलाफ. सो द वैक्सीन का नाम है सर्वावैक. और अभी गवर्नमेंट चेक कर रही है कि 9 से 14 साल की उम्र के जो गर्ल्स है दे विल बी गिवन दिस पर्टिकुलर वैक्सीन टू प्रिवेंट सर्विकल कैंसर. ओके, तो ये क्या है वैक्सीन का नाम? सर्वावैक. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू अ सेंसस. केरला एंड तमिलनाडु जो है ये एक जॉइंट सेंसस कर रहा है विद रिगार्ड टू विच एनिमल? इट इज विद रिगार्ड टू नीलगिरी तार. नीलगिरी तार याद रखना, इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच स्टेट? ऑफ तमिलनाडु. स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु. याद रखना है नीलगिरी तार इज मेनली फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स. ओके, साउदर्न इंडिया में स्पेशली केरला और तमिलनाडु में ये पाया जाता है. The highest concentration of Nilgiri tars is found in which national park? It is found in Eravikulam National Park. Eravikulam National Park कहाँ पे है? It is in Kerala. ठीक है, तो ये आपको कुछ फैक्ट्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. नीलगिरी तार जो है इट्स अ कैप्रिने स्पीशीज. इट इज इन द फैमिली ऑफ शीप्स एंड गोट्स. राइट, यहाँ पे इनके हॉर्न्स होते हैं, कर्व्ड होते हैं, विच ऑल्सो मेल और फीमेल दोनों में ऐसा ही होता है. एंड दे टेल यू ऑल्सो अबाउट द एज ऑफ द एनिमल व्हेन यू लुक एट द हॉर्न. इसके अलावा कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, इट इज एंडेंजर्ड विद रिगार्ड टू IUCN और इट कम्स अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल एक नए स्कीम के बारे में है जो रिस वीक गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था. उस नए स्कीम का जो अप्रूवल हो गया है उसका नाम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट. बड़ा सा नाम है MCADWM. ये जो स्कीम है एक अम्ब्रेला स्कीम के अंदर आता है विच इज कॉल्ड एज PM कृषि सिंचाई योजना. PM कृषि सिंचाई योजना लॉन्च हुआ था 2015 में. ये अम्ब्रेला स्कीम है जो इज ऑल अबाउट इरिगेशन. इट्स ऑल अबाउट वाटर एफिशिएंसी, वाटर कंजर्वेशन. जैसे आप पानी फार्म्स को लेके आओ, सो यू हैव हर्ड इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स हैं. हर खेत को पानी, मोर ड्रॉप पर क्रॉप. Okay, so this is what are the different technologies that are coming, different schemes that are coming under कृषि सिंचाई योजना. And हमको पता है हमारा जो occupation है majorly in India, the mainstay is agriculture, है ना. और एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर अ ऑक्यूपेशन बट इससे बहुत हमको बेनिफिट्स मिलते हैं. पहला फूड सिक्योरिटी, राइट, खाना मिलता है. सो एग्रीकल्चर में को सिक्योर करना है, ये पहली बात है बिकॉज ये डायरेक्टली हमको पोषण देता है. इसके अलावा ये एक्सपोर्ट्स में भी बहुत काम आता है बिकॉज हम एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारे क्रॉप्स एंड एवरीथिंग. तो इसीलिए एग्रीकल्चर में को प्रोटेक्ट करना, फार्मर्स के इनकम को प्रोटेक्ट करना, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो इसलिए हम ऐसे कुछ स्कीम्स करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज मोर पोटेंशियल दैट दे कैन आस्क यू these questions, right?
सो अगर हम ये स्कीम के बारे में देखते हैं, MCATW, यहाँ पे याद रखना कि ये नया स्कीम है, 1600 का इसको फंडिंग दिया गया है, इस एक ही साल चलेगा 25-26 में। द फोकस विल बी ऑन मॉडर्नाइजिंग वाटर सप्लाई नेटवर्क्स, राइट। इसके अलावा इट विल बी ऑल्सो फ्रॉम वाटर सप्लाई दूसरे सोर्सेज से फार्म तक जाएगा, ओके। सो वी हैव वाटर सोर्सेज और फार्म्स को कनेक्ट करेगा, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और सब हम बढ़ाएंगे अंडर दिस particular MCATW scheme. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है, गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, ये बोला है कि जो ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स हैं, Dream11 सुना होगा आपने, विंजो है, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन गेमिंग स्कीम्स हैं जहाँ पे आप टीम्स बना सकते हो, जहाँ पे आप पैसे रियल टाइम पैसे कमा सकते हो। सो ऑल ऑफ दिस वी नो इट इज ऑनलाइन गेमिंग आते हैं। ये अभी आएगा PMLA के फोल्ड में। अभी PMLA क्या है? PMLA है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, ये क्या होता है? ये एक स्कीम आया था 2000, ये एक एक्ट आया था 2002 में, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग इज समथिंग जहाँ पे आप डर्टी मनी को वाइट मनी बनाते हो, यानी कि जो अपने इलीगली खर्च बनाए हुए पैसे, राइट, इलीगली, जैसे कि किसी को सुपारी देके, आर्म्स खरीद के, जो भी है, या कोई इलीगल पेंटिंग को बेच के, जो भी आपने ऐसा पैसा कमाया है वो आप लेके आते हो, या वो आप दिखाते हो, या वो आप बैंक्स में जमा करते हो, एंड इट बिकम्स और इट कम्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू वाइट मनी, कि वो लेजिटिमेट सोर्स बनता है बिकॉज ये बैंक से आपको मिल रहा है, राइट। सो ये जो प्रोसेस है ये गलत है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट लेके आया है। सो ये PMLA में क्या हो सकता है, ये जो गवर्नमेंट ने स्कीम बताया है या आर्टिकल में है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। ये जो Dream11 में बहुत सारे लोग खेलते हैं, अगर आप पैसा डालते हो, एंड नॉर्मली प्रोबेबली हैव मिलिटेंट्स आल्सो हु विल पुट दिस मनी, क्योंकि उनको ये पैसे दिखाना है ना कि वो अच्छे सोर्स से आए, तो वो पैसा लगाएंगे, उसकी इलीगल मनी लगाएंगे एप्स में, वो फिर अगर जीत जाएंगे तो उनको ऑब्वियसली वो अच्छा सोर्स मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, एंड ये ऑटोमेटिकली क्या बनता है, दीज आर लाइक द सोर्सेज ऑफ हार्बरिंग ब्लैक मनी इनटू गुड मनी और वाइट मनी, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसे जो एप्स है इस पे भी निगरानी रखनी पड़ेगी, यहाँ पे भी इलीगल एक्टिविटी हो सकता है, कोई मिलिटेंट यहाँ पे पैसा जमा करके वाइट मनी इसको बना सकता है, तो इसीलिए इन्होंने ये स्टेप लिया है और ये सोच रहे हैं। अभी तक ये हुआ नहीं है, बट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डू सो। तो अभी अगर ये बन जाएगा, मान लो कि कल से Dream11 आता है PMLA के फोल्ड में, तो क्या क्या होगा? इट विल बी कॉल्ड एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी, ओके, इट विल बी कॉल्ड एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब है उसको इंश्योर करना है एक्ट के अंदर कि it needs to do its KYC, okay, it needs to do KYC obligation, मतलब कोई भी यूजर है उसको पूरा उसका डॉक्यूमेंट्स सब देना पड़ेगा टू इंश्योर कि मैं लेजिटिमेट बंदा हूँ। इसके अलावा जो भी अगर सस्पिशियस पर्सन्स हैं जो बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं एक टाइम पे, तो वैसे ट्रांजैक्शंस को आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि देखो कोई ऐसा पैसा लगा रहा है। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इसका पूरा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, और आपको सबमिट करना पड़ेगा जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है जो ये सस्पिशियस एक्टिविटी और सब चेक करता है इंडिया में, FIU, उसको देना पड़ेगा, एंड यू नीड टू कंप्लाई विद FATF गाइडलाइंस। अभी ये सब क्यों कर रही है? इट इज बिकॉज बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, 155 मिलियन पीपल हैव प्लेड ओवर द लास्ट ईयर, ठीक है, और 10% ये हमेशा इंक्रीज हो रहा है। सो अगेन टू ट्रैक ऑल दिस इट्स एसेंशियल दैट वी आर गेटिंग दिस अंडर द फोल्ड। अभी ये FATF क्या है, हमने लास्ट क्लास में देखा था। FATF जो है इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग, यहाँ पे अराउंड 39 मेंबर कंट्रीज है, एंड ये प्रिवेंट करना चाहता है ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे टेररिस्ट फाइनेंसिंग। टेररिस्ट फाइनेंसिंग क्या होता है? जैसे टेररिस्ट को चाहिए आर्म्स, राइट, उसको घूमना है दूसरे रीजन में, तो जब उसको फाइनेंस किया जाता है, उसको पैसे दिए जाते हैं ताकि वो ऐसे गंदे काम करे,
इसको रोकना है ताकि टेररिज्म जो है, ये जो बैड थिंग है, ये खत्म हो। सो ये जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग होता है, ओके, इसको ये कॉम्बैट करना चाहते हैं, ये रोकना चाहते हैं। इनका जो हेडक्वार्टर्स है, दिस इज इन पेरिस फ्रांस, बिकॉज ये एस्टैब्लिश ही हुआ था पेरिस में। कब? G7 समिट में 1989 में। G7 में कौन से कंट्रीज हैं? वी हैव यूके, यूएस, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड जापान, ठीक है, एंड कनाडा, वन मोर, 7 कंट्रीज, राइट? या ओके, तो ये 7 कंट्रीज यहाँ पे G7 का पार्ट है। इंडिया इज नॉट अ पार्ट, चाइना इज नॉट अ पार्ट, रशिया इज नॉट अ पार्ट। रशिया वाज अ पार्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, फिर G8 बना, फिर लेकिन उन्होंने एनेक्सेशन किया, क्रिमिया किया, तो 2014 में उनको निकाल दिया, तो रशिया इज नॉट अ पार्ट एनीमोर। सो वी ओनली हैव दीज 7 कंट्रीज, ओके, रिपीटिंग इट वंस अगेन, यूके, यूएस, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान एंड कनाडा। ऑलराइट, यहाँ पे 2 लिस्ट ये मेंटेन करता है। फर्स्ट लिस्ट इज ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट इज मेनली दोज कंट्रीज जहाँ पे ये अलाउ करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एंड ब्लैक विद रिगार्ड टू टेरर फाइनेंसिंग। अभी तक बस 3 कंट्रीज हैं इसमें, व्हिच इज नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार। से 3 कंट्रीज हैं इसमें। ग्रे लिस्ट इज वन जो वार्निंग है, ठीक है, अगर आप स्टेप्स नहीं उठाओगे देन हम आपको ग्रे लिस्ट में डालेंगे, सो हम आपको ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। सो दिस इज जस्ट लाइक अ वार्निंग फॉर दीज कंट्रीज। तो पाकिस्तान भी रह चुका है ग्रे लिस्ट में। सो ये हमने देखा है विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, which is an international body to monitor, prevent, to eliminate money laundering। और इंडिया में हमने इसको कैसे किया है? through the help of an act which is Prevention of Money Laundering Act 2002, PMLA। Clear? Let's proceed to the next article। अगला जो आर्टिकल है, it is with regard to RBI cuts repo rate। Now let's understand what exactly is this about। तो हमने देखा था recently US ने बहुत सारे टैरिफ्स लगाए थे बहुत सारे कंट्रीज में, और ये जो है बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला था, हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स गिर गए थे। सो ऑल ऑफ दिस वाज देयर इन द पास्ट फ्यू डेज दैट वी हैव सीन। अभी तो 90 डेज का पॉज रखा है यूएस ने, कि हमने बोला है बहुत सारे कंट्रीज ने उनसे एक अप्रोच किया कि प्लीज आप इतना टैरिफ्स मत लगाइए हम पे। तो इन्होंने बोला ठीक है, हम 10% एक बेसलाइन टैरिफ लगा देंगे आपके गुड्स पे, बट बाकी का जो हमने बोला था 26, 50, ये सब मैं 90 डेज के लिए पॉज रख रहा हूँ। केवल चाइना के लिए हम पे देख रहे हैं कि उन्होंने रिटेलिएट किया था, ओके, जो 34% यूएसए ने लगाया था, वापस से चाइना ने 50% लगाया। तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत हम देख रहे हैं यूएस और चाइना के बीच में एक बहुत सारा टैरिफ वॉर चल रहा है in that regard। Now let's come back to this। Because of the scare that we find in our own markets, इंडिया में हम ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं, तो इसीलिए वी वांट टू मेक द लोन्स चीपर एज वेल, है ना। इसीलिए वी सी दैट आरबीआई और उसकी जो कमिटी है कॉल्ड एज द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रिसेंटली बैठी थी, और उन्होंने डिसाइड किया कि जो रेपो रेट्स जो होने चाहिए, राइट, जो बैंक रेट्स होने चाहिए, इसको कम किया जाए ताकि लोगों में एक विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो, कंजम्पशन बढ़े, राइट, और जो हम थोड़ा स्लम्प हो गए हैं इसको बढ़ाया जाए, राइट। एंड दैट इज व्हाई we see the monetary policy committee coming into the news। So let's see what is this committee who decides कि ये कम होना चाहिए रेट्स। ये है monetary policy committee जो है 6 मेंबर का बॉडी। इन 6 मेंबर में 3 होते हैं आरबीआई के, 3 होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये जो 3 आरबीआई वाले हैं, इट इज आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर, एज वेल एज आरबीआई एक नॉमिनेट करता है मेंबर टू कम इन दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 मेंबर्स जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका 4 इयर्स का टर्म होता है, ओके। एंड अगर मान लो कोरम का मतलब क्या है? द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स यू रिक्वायर टू हैव अ मीटिंग। तो ये कितना है? 4। तो 4 मेंबर्स होने चाहिए तो ही मीटिंग चलेगा। इनके अलावा ऑल द 6 पीपल गेट इक्वल मेजॉरिटी वोटिंग पावर। कोई भी डिसीजंस वोट के दौरान होती है, तो जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो डिसीजन होता है। मान लो एक टाई होता है कि 3 लोगों ने बोला कि हाँ इतना ही होना चाहिए रेट, बाकी 3 ने बोला नहीं इतना होना चाहिए, तो क्या होता है? व्हाट इज द टाई ब्रेकर? द टाई ब्रेकर इज द आरबीआई गवर्नर, क्योंकि ये चेयरपर्सन होते हैं। सो हु इज द आरबीआई गवर्नर? वी हैव संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो आपको ये नाम और सब पता होना चाहिए। संजय मल्होत्रा विद रिगार्ड टू
आरबीआई के गवर्नर। तो आरबीआई एक्ट, आरबीआई का बना था 1935 में बना था, 1934 के एक्ट के दौरान। ओके, 30 एक्ट आया था 34 में, आरबीआई बना था 35 में। तो यहाँ पे ये अमेंड किया गया था और 2016 में दे इंट्रोड्यूस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्लियर? और सेक्शन 445Z भी ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ताकि वो इन्फ्लेशन को चेक में रखे और ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करे। तो ये इनका काम है। तो ये अलग अलग रेट्स देती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो डिसीजन करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये फाइनल होता है, ये बाइंडिंग होता है। क्लियर? तो अभी उन्होंने क्या बोला है, जो जीडीपी का फोरकास्ट है ये कम किया है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वी कैन से द सिनेरियो। तो यहाँ पे उन्होंने जीडीपी ग्रोथ या जो फोरकास्ट है ये कम किया है टू 6.5, 6.7 था, इसको 6.5 किया है। रेपो रेट की बात करें, रेपो रेट था 6.25, ठीक है, इसको कम करके 6% बनाया है ताकि लोन्स विल बी चीपर, पीपल विल स्टार्ट स्पेंडिंग। तो ये हम देख सकते हैं कि थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले लोगों में, इसीलिए उन्होंने चेंज किया, अदरवाइज इट विल बी टू हार्ड ऑफ देम टू डू द कंजम्पशन, डू द स्पेंडिंग। अगला आर्टिकल जो है डिफेंस रिलेटेड है। तो हम देखते हैं रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 63,000 करोड़ का एक डील। किसके लिए? राफेल जेट्स के लिए। और राफेल कौन से कंट्री से हम ले रहे हैं? हम ले रहे हैं फ्रांस से। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर टेकिंग। हमने 2016 में वी आर टेकिंग अबाउट 60,000 करोड़ का डील किया था अगेन फॉर राफेल जेट्स। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, रिसेंटली इंडिया और फ्रांस ने एक एक्सरसाइज किया था और इस एक्सरसाइज का नाम है वरुणा। ओके, वरुणा एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। दूसरे एक्सरसाइजेस हैं गरुड़ा, दैट इज बिटवीन the Air Force of India and France। और अगर आर्मीज बिटवीन इंडिया और फ्रांस पूछा तो दैट इज शक्ति। ठीक है, तो 3 एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस कौन से हैं? गरुड़ा फॉर एयर फोर्सेस, आर्मी के लिए है शक्ति एंड नेवी के लिए है वरुणा। तो इन एक्सरसाइज में हमने ये कंडक्ट किया था, तो तभी हमने ये टेस्टिंग और सब भी की थी, इवैल्यूएशन और सब भी किया था, राइट। यहाँ पे हमने ये जो आप देख रहे हो, दिस इज बेसिकली अ शिप ऑन द वाटर, राइट, अ शिप ऑन द वाटर, जहाँ पे ये एयरक्राफ्ट लैंड भी कर सकते हैं। तो ये तो वाला जो है दिस इज फ्रेंच का कैरियर चार्ल्स de Gaulle। इंडिया का भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। हमने पहले वाला लिया था INS विक्रमादित्य। ओके, विक्रमादित्य। और ये विक्रमादित्य कहाँ से लिया है? हमने लिया है रशिया से। क्या हमने खुद कोई INS एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है? यस, वी हैव मेड INS विक्रांत। तो ये INS विक्रांत इज लाइक अ शिप ऑन द वाटर जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स को ये कैरी करता है। क्लियर? सो INS विक्रांत इज द वन दैट इज इंडिजीनियसली मेड बाय इंडिया। ठीक है, तो ये जो राफेल जेट्स हैं दे विल बी यूज्ड इन आवर INS विक्रांत एज वेल। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा। अपार्ट फ्रॉम दैट सिप्री रिपोर्ट में वन लास्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, रिसेंटली हमने ये किया था तो मर्ज करते हैं इंफॉर्मेशन। सिप्री रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये रिपोर्ट बताता है कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है। इंडिया सबसे कौन सा डिफेंस एक्सपोर्ट करती है, कौन से कंट्री को सबसे ज्यादा देती है, ये सब इंफॉर्मेशन सिप्री रिपोर्ट देता है, सिप्री रिपोर्ट। ठीक है, तो अभी वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा डिफेंस का इंपोर्ट करता है वो कौन सा है? वो है यूक्रेन। ठीक है, सबसे ज्यादा ये इंपोर्ट्स करता है बिकॉज वी नो रशिया यूक्रेन का चल रहा था। ठीक है, इंडिया सबसे सेकंड लार्जेस्ट है। इनफैक्ट पहले हम फर्स्ट पे थे, अभी यूक्रेन ने हमको आगे कर लिया, पीछे कर लिया है। सो वी सी दैट इंडिया का रैंक अभी सेकंड है। आपको याद रखना है इंडिया जो है सबसे ज्यादा किस कंट्री से डिफेंस इक्विपमेंट्स लेती है? तो वो है रशिया। ओके, और सेकेंड रैंक पे है फ्रांस। सो इंडिया सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स लेती है रशिया से, फिर फ्रांस से, और तीसरे नंबर पे है यूएस से। तो ये 3 आपको याद रखने हैं जहां से इंडिया लेती है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। हमने देखा वर्ल्ड हेल्थ डे ये मनाया गया था 7th अप्रैल, एवरी ईयर मनाते हैं। क्यों 7th अप्रैल को मनाते हैं? बिकॉज 7th अप्रैल
1948 में आया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? ये जैसे कि पैंडेमिक होता है ना, अगर गाइडलाइंस और सब देना, कोई डिजीज को इंश्योर करना है कि ये जो है एक एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, सो ये जो अवेयरनेस लेके आना और टू इम्प्रूव द हेल्थ सिस्टम्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इस बार का थीम क्या है? हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स, और ये फोकस करता है मैटरनल और न्यूबॉर्न हेल्थ पे। द एम है कि हम प्रिवेंट करें मैटरनल और न्यूबॉर्न हेल्थ, वी नीड टू प्रायोरिटाइज वुमेन्स लॉन्ग टर्म हेल्थ और अवेयरनेस लेके आना अमंग गवर्नमेंट्स, सोशल वर्कर्स एंड द पीपल ऑल टुगेदर। सो अगेन थीम क्या है? हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू पंबन ब्रिज, न्यू पंबन ब्रिज। अब ये कहाँ पे कनेक्ट करता है हम देख रहे हैं, इट इज रामेश्वरम तमिलनाडु में है और ये कनेक्ट कर रहा है आइलैंड विद Ramanathapuram on the mainland over the Park Strait. So this is where the bridge is connecting. So we have the island to the mainland, okay, on the mainland. तो ये पहला ऐसा vertical lift sea bridge है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये, this is the vertical lift sea bridge. Length इसका है 2.07 kilometers. इसका जो lift है 72 meters. Okay, that is the height of it. Raise up to 17 meters तक ये height हो सकता है because it can allow the ships to pass. तो ये और भी ऊपर जा सकता है। It was constructed by the रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL ने इसको यहाँ पे बनाया है। Now if you talk about different bridges, चेनाब ब्रिज है, जम्मू कश्मीर है, which is the world's highest rail bridge. Then we have अटल सेतु जो है मुंबई में, and this is India's longest sea bridge. Okay, सी ब्रिज में बड़ा सा ब्रिज है ये। अपार्ट फ्रॉम दैट बोगीबिल ब्रिज जो आसाम में है, दिस इज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज। तो ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं आपके एग्जाम के लिए। इज दैट क्लियर? ऑल राइट। and other few articles that are important that happen throughout the week, तो इसका भी हम देखते हैं। First is we have the biomass satellite mission. ये biomass satellite mission क्या है? This is launched by the European Space Agency. Now these kind of articles are important for your ALET because ये national news, space related news बहुत पूछते हैं. So you need to know this कि ये European Space Agency का एक project है, एक mission है, एक newest space satellite भेज रहे हैं called as biomass. ये biomass क्या करेगा? ये एक्यूरेटली मेजर करेगा फॉरेस्ट बायोमास, ठीक है, ऊपर से वो मेजर करेगा कितना तुम्हारा फॉरेस्ट रीजन है एंड इससे अंडरस्टैंड होगा द कार्बन साइकिल। तो ये 3D मैपिंग और सब देगा, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंस रिमोट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का पूरा ये मैपिंग करेगा टू अंडरस्टैंड कितना हमारा फॉरेस्ट रीजन है, ठीक है। एंड दिस विल बी उनके जो स्पेस क्राफ्ट है वेगा सी रॉकेट से ये करेगा फ्रॉम फ्रेंच गियाना। सो दिस इज हाउ वेयर इट विल टेक ऑफ। इंडिया की बात करें, इंडिया के जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं दे आर लॉन्च फ्रॉम विच रीजन? श्रीहरिकोटा, ठीक है। इंडिया वाले श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च होता है। वी हैव यूरोप वाला जो फ्रेंच गियाना से लॉन्च हुआ है और ये कौन से ऑर्बिट में घूमेगा? दिस इज सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कैसा घूमता है? यू हैव योर अर्थ के ऐसे, ओके, वी हैव लाइक पोल टू पोल ये घूमता है टू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज अ टाइप ऑफ ऑर्बिट जहां पे सैटेलाइट्स दे आर ऑल्सो इन सिंक विद द सन, अकॉर्डिंग टू द सन दे आर ऑल्सो इन द सेम सिंक। तो ये हमने देखा है विद रिगार्ड टू द बायोमास सैटेलाइट मिशन विच इज with regard to the European Space Agency. And the last article that we see, it is with regard to a report. इस रिपोर्ट का नाम है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025. So ये जो रिपोर्ट में इंडिया का रैंक है 10th और ये क्या बताता है? What does it say? It says कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। Have you heard of a lot of AI companies like ChatGPT, OpenAI या अगर हम DeepSeek की बात करें चाइना का, so you see that many countries के प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं AI में। इंडिया जो है कर रही है but we are still in rank 10. So you can guess which are the first two countries. अभी जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए वो कौन से कंट्रीज हैं? Yes, that is USA और चाइना। तो US is number 1, China is number 2. India not bad is 10th in this position कि हम कितना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करती है। So US की बात करें it's $67 billion. China is about 7.8 billion. You see the difference?
यूएस 67 बिलियन पे है, सेकेंड पोजीशन में चाइना 7.8 बिलियन में, whereas इंडिया जो है 1.4 बिलियन पे 10th पोजीशन पे है। सो दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है, कौन इसको रिलीज करता है, इज रिलीज बाय द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। तो ये मेनली रिपोर्ट रिलीज होता है एंड टू अंडरस्टैंड द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन AI. Apart from that, it is also ensuring emphasis on policy relevant analysis. Okay, ये चेक करता है जो इश्यूज होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इसको भी एड्रेस करने में ये रिपोर्ट हमारी सहायता करता है। सो ऑल ऑफ दिस इज द टॉपिक टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, एंड दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू दिस वीक्स वीकली रैप अप, जहाँ पे बहुत सारे हमने इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स देखे। आई होप दिस हैज बीन अ गुड रिविजन फॉर यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, use the comment box and answer, and we can look forward to it. Thank you so much for watching.